आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग साहित्य शास्त्र एवं काव्य शास्त्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज का अध्ययन बिंदु। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 129 का राइट आंसर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। साहित्य के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन देखते हैं हम लोग, तो साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। वहीं बालकृष्ण भट्ट जी साहित्य के संदर्भ में लिखते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो वहीं मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, और पुरुषोत्तम दास टंडन को आपने सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया, और आपने ग्रियर्सन जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो जवाब हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त जी ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, और जवाब में आपने औरंगजेब को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी रीतकालीन कवि हैं जो औरंगजेब के दरबारी रहे, और वर वधु विनोद, कालिदास हजारा और राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, ये प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है, तो जवाब हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। श्याम सुंदर दास ने योग की मधुमती भूमिका या मधुमक्खी भूमिका, योग शब्द से साधारणीकरण का संबंध जोड़ा। वहीं केशव प्रसाद मिश्र ने मधुमती की भूमिका से साधारणीकरण का संबंध स्थापित किया। साधारणीकरण को भ्रमजनित कहते हुए इसके स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की पंडित जगन्नाथ ने। तो वहीं साधारणीकरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भट्टनायक हैं। आचार्य शुक्ल ने आलंबन का धर्म को साधारणीकरण माना, वहीं कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसलिए जो है परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न का विकल्प बी मान लिया था, जो कि सही नहीं है, श्याम सुंदर दास को। तो इस हिसाब से इसका जो है जवाब क्या होगा, मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किसने की थी, श्याम सुंदर दास ने। केशव प्रसाद मिश्र इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन केशव प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि मधुमती की भूमिका से साधारणीकरण का संबंध स्थापित होता है। योग की मधुमती भूमिका या मधुमक्खी भूमिका योग से साधारणीकरण श्याम सुंदर दास ने कहा था, लेकिन यहाँ पर मधुमती की भूमिका कहा गया है। तो बी विकल्प इसका सटीक उत्तर न होकर के राइट आंसर क्या बनेगा, केशव प्रसाद मिश्र। केशव प्रसाद मिश्र, जो कि विकल्प इसमें दिया नहीं गया है।
यानी साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना केशव प्रसाद मिश्र ने की थी, लेकिन श्याम सुंदर दास ने योग की मधुमती भूमिका अथवा मधुमती भूमिका योग शब्द का प्रयोग साधारणीकरण के संबंध में जोड़ा है। तो इसको उत्तर के रूप में श्याम सुंदर दास को मान लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जवाब हो जाएगा अलीगढ़ में। आगे, इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में भरने के लिए क्या भरा जाएगा? तो महाकाव्य में सर्ग होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु जी को, विकल्प 20 का राइट आंसर है। महाकाव्य में क्या होता है? तो महाकाव्य में जीवन का बृहद चित्रण होता है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, सही विकल्प का चयन करना है। महाकाव्य और खंड काव्य के समान लक्षण क्या होते हैं? तो कथानक और उपस्थान, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे, काव्य में कितने गुण होते हैं? तो काव्य के सामान्यतया 3 गुण माने गए हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आगे, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे पद काव्य कहते हैं, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गद्य काव्य कहते हैं। आगे, सही विकल्प चयनित करना है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य आपको बताना है कौन सा है। जवाब हो जाएगा नाटक। वैसे बढ़ते हैं आगे। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या कविता के पदों की सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो जवाब हो जाएगा काव्य का गुण। अगला प्रश्न है कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। अगला है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है और इसमें 8 कल्लोल हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है जिसकी भाषा भ्रंश है, किंतु डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को कोशली अथवा अवधी कहा है। राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है जो शिलांकित रचना है और हिंदी में चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना है। वसंत विलास आदिकालीन जैनेतर फागु काव्य है जिसके रचनाकार अभी तक अज्ञात है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का काव्य संग्रह और कुबलय माला कथा उद्योतन सूर्य की गद्यात्मक कृति है। आगे, खंड काव्य में मुख्य चरित्र किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक फिर रिक्त स्थान नहीं होता है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, विविधता और विस्तार। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार और गिरिजा कुमार माथुर में से आपने न के न, तीनों न से बना हुआ है। नकेन या प्रपदवाद नकेनवादी से कहते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कामता प्रसाद गुरु का कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी, तो आदि जननी अगर पूछा जाए तो संस्कृत है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को।
अगला प्रश्न है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो जवाब हो जाएगा श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन है, तो जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो जवाब हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है कितनी नावों में कितनी बार। हरिघास पर क्षण बार, भग्नदूत इत्यलम भी अज्ञे द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीर, सूर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं, तो ये सभी उत्तर प्रदेश के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो रामेश्वर शुक्लांचल। विकल्प सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत के लेखक कौन है, तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1938 ईस्वी। 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर शामिल थे। 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है हिंदी? हिंदी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस सन में हुआ था और कहां हुआ था? तो 1975 ईस्वी। नागपुर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? ये नायिकाओं की कलाएं हैं, नायिकाओं के भेद हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर। आगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 1893 ईस्वी। विकल्प इसका राइट आंसर है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। आगे, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो जवाब हो जाएगा महाकाव्य। विकल्प ए। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? और आपने जोशुआ केटलर को चुना, तो विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जोहान्स जोशुआ केटलर डच यानी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ था और इसके बाद व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का जनसंचार हुआ। बाद में वाजपेयी जी ने अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी निरुक्ति 1949 ईस्वी, हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी के प्रकाशित व्याकरण ग्रंथ हैं। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष आपको बताना है और जवाब में आपने 1800 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प भी। देखिए यहाँ विक्रमी संवत था इसलिए 1800 यह गलत है। आगे,
कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा जॉन गिल क्राइस्ट। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में अब लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।